आदाब। न्यूज 18 उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन एजेंडा में हम आज बात करेंगे फैसला हो चुका या बाकी है, यानी 4 मरहले मुकम्मल हुए, 3 अभी बाकी हैं। आम इंतखाबात का वोट किस करवट बैठेगा, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात 2019 के लिए 4 मरहले मुकम्मल हो गए। 373 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है। अब 170 सीट बची हैं। मुकाबला मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इन दोनों बड़ी पार्टियों के साथ उनके इत्तेहादी भी हैं, और जो दोनों पार्टियों के साथ नहीं हैं वो पार्टियां इस बार इंतखाबात में रियासती सतह पर इत्तेहाद करते हुए खुद के वजूद का एहसास करा रही हैं और कुछ ने तन्हा मुकाबला किया है। ऐसे में क्या माना जाए कि बड़ी पार्टियों ने अपने दिल्ली जाने के निशाने को पूरा कर लिया है या अभी कुछ कसर बाकी है? अब जो 3 मरहले बाकी हैं, किस पार्टी के लिए ज्यादा अहम है? गौरतलब है कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों के लिए चौथा मरहला काफी अहम था। 2014 के इंतखाबात में 71 सीटों में से 56 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। एनडीए को अपना वकार बचाना है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ानी है। तो इस तरह से 4 मरहले गुजर चुके हैं, अभी सिर्फ 3 मरहले बाकी हैं। इन तीनों मरहलों में किसका इम्तिहान ज्यादा होगा? पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह बीजेपी लीडर और साथ में हैं सियासी तज्जा निगार डॉक्टर संदीप। आप दोनों का खैर मकदम है। बीजेपी के हवाले से अगर हम बात करें, दिनेश सिंह जी, क्या यह भरोसा कर लिया जाए कि आपके जो 4 मरहले 4 फेसेस गुजर चुके हैं, इसमें कितना भरोसा है कि आपका रास्ता साफ है दिल्ली के लिए, या फिर अभी कुछ मेहनत बाकी है इन 3 मरहलों में? जिलानी जी, असल में मैं समझता हूं कि 2 तरह के छात्र होते हैं। एक छात्र वो होते हैं जब परीक्षा नजदीक आती है तो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, और दूसरे तरह के छात्र वो होते हैं जो 365 दिन मेहनत करते हैं और काम करते हैं। ठीक। भारतीय जनता पार्टी उन छात्रों में शामिल है जो साल के 365 दिन और 24 घंटे मेहनत करती है और अपनी तैयारी करती है। तो आज इन 4 फेज के हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के हिसाब से और प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों के हिसाब से और उसके जवाब के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पास ही नहीं होगी, बल्कि डिक्टेंशन मार्क्स से पास होगी। बाकी दलों की स्थिति आप देखिए, आधा चुनाव बीत जाने के बाद चुनाव सन्निकट आ गया, तिथि घोषित हो गई। पहले वो महागठबंधन की बात करते थे, फिर गठबंधन पर आ गए। उनके यहां प्रधानमंत्री के तरह तरह के चेहरे आए और अंत तक निर्धारित नहीं हो पाया कि देश का प्रधानमंत्री उनका चेहरा कौन है। इसलिए जनता ने तय कर दिया है कि 2014 से ज्यादा बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रहा है। इसमें कहीं से कोई रंच मात्र भी कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन दिनेश सिंह जी, इस बार उत्तर प्रदेश का पर्चा कुछ बदला लग रहा है। पहले भी यही कहते थे। 2014 के बाद जिलानी जी याद हो, जब 17 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था जी, उस समय भी लोग यही कहते थे। अगर मैं स्मरण दिलाऊं तो 2014 में भी लोग यही कहते थे और मीडिया भी यही कहती थी। लेकिन 2014 की तस्वीर कुछ अलग थी। 2019 में बहुत कुछ जो है, जिस तरह से आप अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं, तो पर्चा बदला जरूर है सर, इतना तो मानना पड़ेगा। कई ऐसे फैक्टर हैं इस बार इंतखाबात में। जिस यूपी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा बहुमत आपको मिला था। इस बार क्या 19 में वही तस्वीर रहेगी? पर्चा बदला है, लेकिन जो छात्र टेक्स्ट बुक से पढ़ता है, गाइड से नहीं पढ़ता है, गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ता है, तो दिक्कत उस छात्र को होती है जो गाइड और गेस्ट पेपर से पढ़ता है। उस छात्र को नहीं होती है जो टेक्स्ट बुक पढ़ता है और कई बार रिवीजन करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने टेक्स्ट बुक पढ़ा है और रिवीजन, यानी ये बदलता सिलेबस भी आपने पढ़ लिया था पहले ही? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव आने के पहले के बाद तैयारी नहीं करते हैं। हम तो पहले दिन से ही 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, फिर हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। हमने जो किया था 14 में, तो ये दिक्कत थी। हम ये कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम गुजरात की तरह पूरे देश का विकास करेंगे। आज हमको ये कहने की जरूरत नहीं है। हमने 14 से लेकर 18 तक हमने करके दिखाया है। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते थे। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि
कि आप जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं भी चूंकि मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यहां पहले भी काम होता था। लोग कहते थे नहीं लोहिया गांव में काम होता, लोग कहते थे अंबेडकर गांव में काम होगा। जिलानी जी, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव, किसी भी शहर में जाकर आप पूछ लीजिए, क्या इस बार विकास जाति, धर्म, पंथ और मजहब पूछकर पूछा जा रहा है? अगर शौचालय बनवाया गया है तो चलिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जनता ने तय कर लिया है। 4 फेजेस गुजर चुके हैं। डॉक्टर संदीप कुमार, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? तज्जिया जिस तरह से बहसियत आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो ऐसे में इंतखाबात का जो सियासी मंजर है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे मुल्क की, जिस तरह से दिनेश सिंह जी कह रहे हैं कि पर्चा बदला, हमने सिलेबस भी पढ़ लिया था, पर्चे की तैयारी हमारी पहले से थी, लेकिन यहां पर कई चीजें तब्दील हुई हैं। कैसा असर, कैसा माहौल आप देख रहे हैं 2019 में? डॉक्टर संदीप। 2014 के मुकाबले 2019 का इलेक्शन बिल्कुल अलग है जी। पिछली बार जिस तरीके से आप सबसे पहले जैसे आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन में बसपा अलग से, सपा अलग से और तमाम गठबंधन काफी डिवाइड होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। बट इस बार हम जिस तरीके से देखते हैं, चाहे बेशक वो सपा की बात हो या बसपा की बात हो या आरएलडी की बात हो, वो लोग यूनाइटेड होकर लड़ रहे हैं। पिछली बार कम 2014 का जो इलेक्शन था वो अगेंस्ट करप्शन था, कि जो यूपीए के फेज 2 में जो करप्शन का इशू था वो काफी चरम पे था और उसी को फोकस करके लोगों ने वोट दिया था। बट अब जो इलेक्शन है 2019 का, वो सरकार का कहीं ना कहीं सरकार के तमाम इश्यूज को, चाहे बेशक वो लेके चले थे, वो डेवलपमेंट का इशू था, वो एम्प्लॉयमेंट का इशू था, वो फार्मर्स की कंडीशन का इशू था, वो डिप्राइव सेक्शन के इश्यूज थे। इन तमाम इश्यूज ये काफी अहम है और इन सब चीजों को देख के जनता वोट डालेगी। और हम ये मान के चलें कि जिस तरीके से 2014 का इलेक्शन था वही इलेक्शन होगा, तो ये बात मुझे कम से कम हजम नहीं होती। और लोगों के टाइम टू टाइम मापदंड बदलते हैं और उन मापदंडों पे ये सरकार कितनी खरी रही, ये जो समय निर्धारित करेगा। और मुझे लगता है आज ही ये निर्धारित कर देना कि 4 मरहले के बेसिस पे कि आगे के उसमें चीजें अभी तक डिसाइड हो चुकी हैं, तो बहुत जल्दबाजी होगी। अभी 3 फेस और बाकी संदीप जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अवामी मुद्दे कहीं खो गए थे, यहां पर राष्ट्रवाद, फौज, सरहद, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली, तो क्या समझा जाए कि एक तरह से सारी पार्टियां अवामी मुद्दों से बच रही हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाई, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यानी कहीं ना कहीं दोनों में कमियां रही हैं इस बार, इसलिए मुद्दे बदल दिए। 2019 में कांग्रेस के काम का तो इवैल्यूएशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस तो रूलिंग में थी नहीं। जहां आज इवैल्यूएशन होगा तो बीजेपी के काम का इवैल्यूएशन होगा कि बीजेपी ने डेवलपमेंट किया तो किस दिशा में डेवलपमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट दिया तो कहां पे दिया। जब लेडीज के वेलफेयर की बात करते थे तो महिलाओं का कितना कल्याण हुआ, दलितों का कितना भला हुआ, समाज के तमाम और तबकों का हम किस तरीके से भला कर पाए। तो आज परफॉर्मेंस होगा, आज रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, ना कि कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। क्योंकि ये सरकार के लिए सरकार का एक रियल टेस्ट है और रियल टेस्ट के बेसिस पे अगर हम आज स्टूडियो में बैठ के ये डिसाइड करें तो ये भी बेमानी होगा। ये तो पब्लिक चेक करेगी कि उनके मापदंडों पे सरकार किस लेवल तक खरी उतरी है और उसी के बेसिस पे लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान राजेश राठौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका भी इस्तकबाल है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 4 मरहले गुजर चुके हैं, अभी कितनी कसर बाकी है? क्या लगता है जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, इन 4 फेजेस में आप जनता तक वो मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे? जनता बिहार और भारत के बहुत ही बुद्धिजीवी है, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेती है। पहले अगर हम बिहार के संदर्भ ले लें, उसका परिप्रेक्ष्य आपको चल जाएगा पता जी क्या कहना चाह रहे हैं हम जी। 3 चरणों के चुनाव में बिहार के जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, अपने हर भाषण में अपने विकास की चर्चा करते थे, उसके नाम पे वोट मांगते थे। जनता ने देख लिया कि ये थोथी दलील है, ये विकास इनका एक छलावा और दिखावा है, उस पे उन्होंने वोट नहीं किया। इस बात को समझते हुए नीतीश कुमार जी ने 4थे चरण के प्रचार में उन्होंने फिर प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दिया। अखबार के फर्स्ट पेज पे, टीवी चैनल पे यही आने लगा कि प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दीजिए। प्रधानमंत्री जी की थोथी दलील, चूंकि इन्होंने भी विकास नहीं किया तो इन्होंने अब पुलवामा और सेना के 100 पे वोट मांग रहे हैं।
और सेना ने इनका पूरा पर्दाफाश कर दिया कि तेज बहादुर यादव जी ने सेना के हकीकत को दुनिया के सामने और हिंदुस्तान के आवाम के सामने मिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के सोच सेना और सरहद के प्रति क्या है, उनके प्रति उनका रवैया क्या है, उन्हें बर्खास्त क्यों किया गया, क्योंकि उन्होंने सही बात को सार्वजनिक किया था। और आज वह तेज बहादुर यादव नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि हजारों लाखों रिटायर्ड सेना के ऑफिसर और सेना उनके साथ हैं, इसलिए हम कामयाब हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी के नाकामयाबी को जनता के बीच में रखने का। लेकिन एक चीज और भी है राजेश जी, जो आपके साथ थे वो आपसे दूरी भी बनाए हुए हैं, यह भी एक माइनस पॉइंट कहीं ना कहीं आपके लिए है। हाँ, इस बात को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि अगर कई प्रदेशों में जो हमारे विचारधारा से मिलता जुलता दल है, अगर हम एक साथ रहते तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छा होता, बहुत बेहतर होता। लेकिन चूंकि हम समझते हैं कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं हम सब चुनाव परिणाम के बाद एक जगह होंगे, लेकिन चुनाव से पहले होते तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कई प्रदेशों में हम साथ हैं, उसका अच्छा परिणाम होगा और जो बाहर रह के भी चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी बेहतर परिणाम हमारे परिणाम के साथ होगा। और उद्देश्य चूंकि एक ही है कि यह ऐसी सरकार जो संविधान पे जिससे खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं पे खतरा है, दलित। तो क्या राजेश जी ये समझा जाए कि चार फेजेस में आप सक्सेस रहे, कामयाब रहे हैं अपनी बात पहुंचाने? बिल्कुल मैंने छोटा उदाहरण दिया है कि आप ही के चैनल पे, अन्य चैनल पे, अनेक अखबारों में कि बिहार के मुख्यमंत्री 3 चरणों के चुनाव अपने विकास कार्यों पे मांगे। उन्होंने उस 3 चरणों के परिणाम को समझते हुए अपना स्ट्रेटजी चेंज किया। चौथे चरण में उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगा। इसका मतलब है कि उनके जो विकास के जो थोथी दलील है, जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया, इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज किया। ठीक, दिनेश सिंह जी, जिस तरह से राजेश जी कह रहे हैं, लगता है कि तीन जो फेसेस है उसमें बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से बीजेपी और उनके जो साथी दल हैं, नीतीश का जैसा हवाला दे रहे हैं, नीतीश कुमार का, लगता है कि मुद्दे जैसे बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक शुबात है, अभी मेहनत की जरूरत है 4 फेज के बाद भी बीजेपी को। जैसा 2014 में एक सूरत थी, एक लहर थी कि हम निकल गए आगे, वो चीज क्या अभी दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, तो 4 पेपर गुजर जाने से 3 पेपर में नहीं कि आप घर में बैठ जाइए, वो तो लोग कर ही रहे हैं, वो मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपके मूल प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले जरा संदीप जी के पास जाना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि पिछली बार क्या है, और कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लगता है कि बिहार से आते हैं तो इसलिए बिहार की ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टोटल परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आपने कहा, उन्होंने बनारस का भी जिक्र कर दिया, कृपया करके बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। मैंने एक शब्द नहीं बोला जी। दिनेश जी, उन्होंने बनारस का भी जिक्र कर दिया। विपक्ष बिखरा हुआ था, इस बार एक साथ हैं, लेकिन जो लोग एक साथ हैं वो बात क्या कर रहे हैं कि हमको मजबूर सरकार चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश के लोगों को भी तय करने में आसानी है कि उनको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए। अब मैं आता हूं कांग्रेस प्रवक्ता की बात पर जी। आप कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा हो रहा था, आप याद करिए कांग्रेस के शासन को, आप याद करिए आरजेडी के शासन में। अगर आप कभी, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अगर आप कभी बिहार गए रहे हो इनके शासन में, तो आप वहां के रोड की स्थिति देखते, वहां लाइट की स्थिति देखते, वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते। शाम के बाद आप निकल नहीं सकते थे। टीचर या नौकरी पेशा लोग जिस दिन अपनी तनख्वाह लेने जाते थे, उस दिन घर वाले चिंतित होते थे कि अपनी तनख्वाह लेके आ पाएंगे कि नहीं। ये हकीकत थी बिहार की। आज बिहार में 24 घंटे आप कहीं आइए जाइए, क्या हालत में सुधार आया है कि नहीं। और दूसरी चीज, संदीप जी ने कहा था कि सरकार चूंकि 5 साल काम की है, तो अब उसके उस काम को भी आकलित किया जाएगा कि हमने महिलाओं के लिए क्या काम किया, हमने किसानों के लिए क्या काम किया, हमने नौजवानों के लिए काम किया, हमने रोजगार के लिए क्या किया। निश्चित तौर पर अगर इस देश में करोड़ों करोड़ की संख्या में, जिलानी जी, अगर शौचालय बनता है तो उस पर मैन पावर की जरूरत पड़ती है कि आप रात में सो जाइए, सुबह बनकर तैयार हो जाएगी। करोड़ों करोड़ संख्या में अगर आवास बनते हैं तो उसमें रोजगार चाहिए कि नहीं, मैन पावर चाहिए कि अपने आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता आकलन कर रही है। जिस परिवार को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में बीमा हो रहा है, वो सोच नहीं रहे। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गीली लकड़ी में आंखों की रोशनी खो देते थे खाना बनाते समय, ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को जो पहली बार, और इसमें ज्यादा कौन लोग हैं जो दबे कुचले, दलित, पिछड़े लोग, यानी सरकार का काम देखा जा रहा है
और आप इसी भरोसे पे पूरे चुनाव में हैं। मैं इसका जवाब लूंगा। तो 4 मरहले हो चुके, 3 मरहले अभी बाकी हैं। किसकी कितनी मेहनत हुई, किसके हाथ क्या लगा है। अभी हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से 2 प्रवक्ता और साथ में डॉक्टर संदीप, सियासी तज्ञानिकार। डॉक्टर राजेश, जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि सरकार का काम देखा जा रहा है, इन 4 फेसेस में काम को लेकर ही सरकार गई है और इसी काम को आपने बिल्कुल मुखालफत में पेश किया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सारी बातें रखी अलग अलग रैलीज में, कैसे देखा जाए बहसियत अपोजिशन आपको और बीजेपी एनडीए को कि 5 साल सरकार ने मुकम्मल किए, काम भी रखे, काम भी बताए। आप कितने कामयाब रहे इस पूरे मामले में जनता तक पहुंचने में? कितना भरोसा है इस बार आपको? देखिए, जनता पे इतना भरोसा है, उसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 के चुनाव में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। हर पार्टी करता है, हालांकि बिहार में नीतीश कुमार जी नहीं जारी किए हैं, लेकिन उस घोषणा पत्र पे सरकार बनती है तो अमल करता है कोई भी दल, अगर नहीं बनती है तो फिर बात ही बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ये बताएं कि क्या वो अपने घोषणा पत्र में के एक भी बात धरातल पे ला पाए? क्या एक, मैं अनेक की बात नहीं करता, ठीक। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया है। उन्होंने संकल्प पत्र में बदल दिनेश जी तो बता रहे हैं ना, दिनेश जी तो आप क्या बता, उन्होंने कहा था कि महंगाई पे काबू पाएंगे, तो 400 के गैस 1000 पे चला गया। उन्होंने कहा था कि रुपये और डॉलर के मूल्यों में बराबर पे लाएंगे। अब क्या हो गया? इकोनॉमी है आज दुनिया में हिंदुस्तान। एक सिक्के के कीमत के बराबर डॉलर लाना चाहते थे, अब वो डॉलर हो गया 86 रुपए 87 रुपए चला गया, दुगुना हो गया। चिंतित मत रहिए, वो भी पहुंचेंगे। अरे वो भी पहुंचेगा। जनता इस इंतजार में नहीं है, देश को और धरातल में नहीं ले जाना है। जनता इनको देख चुकी है कि यह सिर्फ जुमले पे काम करना चाहते हैं, ये गाय गोबर पाकिस्तान पे काम करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान के जनता आवाम हिंदुस्तान पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे पे चुनाव की बात हो, गरीबी पे चुनाव की बात हो, बेरोजगारी पे चुनाव की बात हो, विकास पे चुनाव की बात हो। क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? क्यों नहीं दिए आप कहते हैं कि अमेरिका मेरा दोस्त है। कैसा दोस्त आप? ठीक है राजेश जी, जिस विकास की नाकामी की आप बात कर रहे हैं, उस विकास के सामने कांग्रेस ने न्याय की बात रखी, न्याय की बात रखी। कैसे उस न्याय को पब्लिक जो है, आवाम जो है एक्सेप्ट करे? देखिए आज इतना, क्योंकि बीजेपी भारी बहुमत के बाद भी अगर विकास नहीं कर पाई तो आप न्याय कैसे कर पाएंगे? इतने बिखरे हुए हैं आप। बीजेपी यही तो कह रही है बटे हुए लोगों की सरकार बनेगी। उसी न्याय पे हम आ रहे हैं कि जब हमने किसानों के कर्ज माफ किया था, हम यूपीए 1, और तब भी विपक्ष का यही था कि 76,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी? सरकार हमारी बनी, देश भर के किसानों का ऋण हमने माफ किया और अर्थव्यवस्था बरकरार रखा। जब हमने मनरेगा लाया तब भी विपक्ष और भाजपा यही कह रही थी कि लोगों को बेरोजगार कर देंगे, काम नहीं करना। वह मनरेगा के कारण देश से भुखमरी मिट गया। यही सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि 2016 की रिपोर्ट में है कि देश ने बहुत काम किया है, देश में मात्र अब 22% गरीबी है। अगर हमारा वो 72,000 रुपये हर गरीबों तक पहुंचने पे हम सफल रहे, जो रहेंगे, क्योंकि हम पूर्व में जो कहते रहे वो करते रहे, जो करते हैं उसमें सफल होते हैं। तो पूरे कैंपेन में 72,000 रुपए का पैगाम, मैसेज जनता तक पहुंच गया है। आपको भरोसा है जनता ने एक्सेप्ट किया इसको? बिल्कुल, जनता को जिस दिन राहुल गांधी जी ने घोषणा किया उसी दिन पहुंच गया, क्योंकि जनता जानती है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं। ठीक है संदीप जी, सरकार अपना काम रही है और अपोजिशन अपनी बातें रख रही है इस बार इंतखाबात में। लेकिन एक चीज है, एनडीए के साथियों का दूर जाना और कांग्रेस के साथियों का दूरी बनाए रखना, कहीं ना कहीं दोनों बड़ी पार्टियों के लिए इस बार मेहनत जरूर लगी है इन 4 फेजेस में। 3 फेजेस में अभी आप देखें, जम्मू कश्मीर में तो खैर एक सीट पे अभी हो रहा है, और साथ में आप देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश में भी है, और वेस्ट बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि बीजेपी को, एनडीए को लगता है कि अगर कहीं लॉस होता है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के पीछे पड़ी है बीजेपी, इस तरह से ममता का कहना है। वो अपनी जमीन तलाश रही है मगरबी बंगाल में।
कैसे देखते हैं? दोनों पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ मसाइल जरूर हैं अभी। डॉक्टर संदीप, जिस तरीके से हम इस बार के इलेक्शन में और पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हम पाएंगे कि जो बड़े दल हैं, बड़े विशेष रूप से जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं, वो बड़ी पार्टियों से अपना कुछ गैप बनाए हुए है। उसका एक कारण है उनको उनकी जो इंट्यूशन है, उनको जो समझ है, राजनीतिक समझ के बिहाफ पे उनको लगता है कि जिस बार जो सरकार जो मैंडेट आएगा वो मैंडेट क्लियर कट नहीं होगा, और इस मैंडेट में हर क्षेत्रीय दल अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा आके चल रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि अगर कल को बार्गेन करना पड़े तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है ज्यादा से ज्यादा है। इसीलिए आप यूपी देखेंगे, आप चाहे बेशक वेस्ट बंगाल जाके देखेंगे, या आप साउथ में भी क्षेत्रीय दलों को देखेंगे, तो वो तमाम बड़े दलों से वो अपना गैप मेंटेन किए हुए है ताकि वो अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा सके, और कल को कोई मिलीजुली सरकार बनती है तो वो बढ़िया तरीके से बार्गेन करके और अपना वाजिब हिस्सा ले सके। यस डॉक्टर संदीप, इसी बार्गेनिंग से बचने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी 2014 में जितनी आसानी से निकली थी, इस बार मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं कांग्रेस भी अपनी सीटें बढ़ाने के लिए मुसलसल लगी है। क्या लगता है आपको? जी, ये जहां कांग्रेस अपने वजूद को बचाने के लिए, अपना शेयर को फिर से पाने के लिए प्रयासरत है, वहीं पे जो एनडीए की सरकार है वो अपने को फिर से पावर में आने के लिए संघर्षरत है। दोनों के बीचों में पश्चिम पे पस है। देखते हैं कि भी आने वाले टाइम में कौन अपने मैसेज को स्ट्रांगली पब्लिक तक पहुंचा सकता है और कितना मजबूती के साथ वो लोगों तक कन्विंस कर सकता है। क्योंकि जहां तक मोदी सरकार की बात करें, उन्होंने भी नई स्कीम्स के माध्यम से और नए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। उसी कड़ी में कांग्रेस ने भी, चाहे न्याय हो या फिर फार्मर्स के लिए अलग बजट का प्रोविजन हो, या महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का, और तमाम और चीजें जो उन्होंने अपने एजेंडे में रखी हैं, उनके ऊपर विशेष तवज्जो दी है। ये देखते आने वाला समय निर्धारित करेगा कि कौन मजबूती के साथ उसको कन्वे करता है और कन्वे के साथ साथ कन्विंस करता है। बिल्कुल दिनेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश में अभी काफी कुछ बाकी है बीजेपी के लिए, यानी इम्तिहान अभी भी बाकी है बीजेपी का। जी जी, निश्चित तौर पर जिलानी जी, कौन कह रहा है कि अभी तो हम कह रहे हैं कि 3 फेजेज हैं, 3 पेपर बचे हुए हैं। और जिसकी बात अभी राजेश जी कह रहे थे कि राजेश जी जब कांग्रेस में, आप कह रहे थे कि हम जो कहते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी? राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी? कितनी गरीबी हटाई? मनमोहन सिंह आए, गरीबी हटाए। आपने कितनी गरीबी हटाई? मेरा एक कहना निवेदन, आप प्रतिदिन देखते थे उस शासन में क्या होता था। इस अंतर क्या है कि डेली पता चलता था एक मंत्री जी तिहाड़ जा रहे हैं, दूसरे मंत्री जी तिहाड़ से बाहर आ रहे हैं। 5 साल सरकार चला लेने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, एक आरोप नहीं लगा, एक झूठा आरोप लगाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। पहले इन्होंने खेत किया, आज जाकर सर्वोच्च। आप दोनों मानते हैं कि अभी 3 फेजेस में अभी आपको मेहनत की जरूरत है, जनता तक पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच पाए हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश पे दिनेश सिंह जी ने कहा कि अभी 3 पर्चे बाकी हैं और मेहनत आपको अभी करनी है, और जिस तरह से राजेश जी ने कहा कि कांग्रेस की मेहनत भी लगातार चल रही है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अभी बहुत कुछ बाकी है 3 फेजेस में इन तमाम पार्टियों के लिए। इलेक्शन डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।